रिसोर्स हम पानी का जाया करते हैं, और पानी का ज़िया इतना ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर कि वो मुल्क जिसमें 5 गुना ज्यादा जो है वो वाटर मौजूद था हमारी जो है वो जरूरियात से, वो हम उसको वाटर स्ट्रेस कंट्री पर ले आए विद इन 60 ईयर्स। ये 60-70 साल के इस पूरे टेन्योर के अंदर हम एक मुल्क को जो है वो वाटर जो है वो अबंडेंट कंट्री से हम उसको वाटर जो है वो स्ट्रेस कंट्री में ले आए। हम क्या कहते हैं कि इंडिया के अंदर दुनिया की बेहतरीन केनाल सिस्टम दुनिया का मौजूद होता था जब इंडिया यूनाइटेड इंडिया था। दुनिया के बेहतरीन केनाल सिस्टम की वजह से इंडिया जो है वो दुनिया के अंदर एग्रीकल्चरल हब समझा जाता था, एग्रीकल्चरल हब। अब ये देखें, ये हमारे पास एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, उनका नाम है एंगस मैडिसन। एंगस मैडिसन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, इकोनॉमिक हिस्टोरियन, ये इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। ये कहते हैं कि अर्ली 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी यानी 1700s की अर्ली तक दुनिया की 25% एग्रीकल्चर सिर्फ इंडिया से उगती थी। 25% एग्रीकल्चर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वाज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इंडिया में से जाती थी 25% एग्रीकल्चर पूरी दुनिया की। एंगस मैडिसन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, बड़े मशहूर इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, उन्होंने ये बात लिखी जिनको फिर बाद में शशि थरूर ने भी अपनी किताब में कॉपी किया। तो एंगस मैडिसन का आर्गुमेंट था कि 25% ऑफ द एंटायर एग्रीकल्चर ऑफ द वर्ल्ड वाज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट होती है? वाटर पर, इरिगेशन के ऊपर। और आप देख लीजिए कि इतना ज्यादा आपके पास कैनाल सिस्टम बेहतरीन मौजूद होता था, पानी बेहतरीन मौजूद होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कंजर्वेशन टेक्निक्स नहीं थी, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, और हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं थी वाटर की कि हम किस तरह वाटर को रेगुलेट करें। वाटर की प्राइसिंग जो है हमारे पास मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से अननेसेसरी वाटर इस्तेमाल हुआ, और आज हम वाटर जो है वो स्ट्रेस कंट्री जो है 2016 में बन गए। और उसके बाद जब से कोविड आ गया है, कोविड की वजह से मैं समझता हूं कि ये 2025 में हमने वाटर स्कार्स कंट्री बनना था। मेरा ख्याल है कि जरा हम जल्दी वाटर स्कार्स कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि क्या बात वही जी, आप हाथ धोएं, आप उसके अंदर जो है सफाई का ख्याल रखें, तमाम लोग घर में मौजूद हैं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। हमारी कौम की आदत है कि जनाब आपने कोई काम करना है, अगर कोई कपड़े धोने हैं, अगर कोई जनाब हमने जो है वो कोई टूथब्रश करना है, हमने कोई बर्तन धोने हैं, पानी मुसलसल चलता रहेगा और साथ साथ जनाब काम होता रहेगा, क्योंकि हम पैसा नहीं ना है, पैसा नहीं ना देते, इस चीज का मुफ्त में मिल रही है एक चीज। तो दुनिया की जो सबसे ज्यादा उस चीज की नाकदरी होती है जो मुफ्त में मिल जाती है आपको। मुफ्त की जो चीजें होती है नाकदरी, मुफ्त का खाना भी मिल जाए ना, उसकी उतनी कदर नहीं होती जितनी कदर जो है अपने पैसे देके खाने वाली होती। तो मुफ्त की चीजों की वैसी नाकदरी होती। तो पाकिस्तान के अंदर ये अबंडेंस थी, आप अंदाजा लगा लीजिए इतनी अबंडेंस, और हम देख लीजिए कहां पर पहुंचे। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये जो रिपोर्ट थी ना 2016 की, it was basically an eye opener for Pakistan. I hope it should remain an eye opener for Pakistan. क्योंकि इस 2016 की रिपोर्ट के बाद फिर पाकिस्तान में थोड़ी सी हलचल हुई, और हलचल के बाद हमने कोशिश की कि जनाब चलें ऐसा करते हैं कि वो एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनाते हैं कि जिसकी बेसिस पर हम वाटर कंजर्वेशन और वाटर स्टोरेज और इस तरह के वाटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की, उनको बचाने की बात करेंगे। तो फिर क्या हुआ, 24 अप्रैल 2018 में, 24 अप्रैल 2018 को पाकिस्तान की पहली नेशनल वाटर पॉलिसी बनी। पाकिस्तान की पहली नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो बनाई गई ऑन द 24 अप्रैल 2018। सो 24 अप्रैल 2018 को पाकिस्तान की पहली नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो क्रिएट की गई। अब ये कहां पर क्रिएट हुई? ये 37th मीटिंग थी ऑफ CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी लेक्चर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स आपके हो गए हुए हैं, आपको पता होगा कि CCI हमने 18th अमेंडमेंट में रिकॉन्स्टिट्यूट की थी, ये 18th अमेंडमेंट में वापस क्रिएट की गई थी। 18th अमेंडमेंट में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1973 है उसका आर्टिकल 153 डील करता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसके अंदर बेसिकली 8 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, 4 आपके जो है वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं 4 सूबों के, और 3 फेडरल मिनिस्टर होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। यानी ये टोटल 8 लोग होते हैं जो पाकिस्तान के कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं। तमाम इसमें जो आपके सूबे हैं उनके जो वजीर आला हैं, इनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं।
तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बेसिकली एक ऐसी जगह है जिसमें वो तमाम लोग बैठते हैं और आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के जो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की 37th मीटिंग थी कि जिसके अंदर जो है पहली दफा पाकिस्तान की कोई पहली नेशनल वाटर पॉलिसी बनी। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये इतनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, इतनी बड़ी कामयाबी है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी एक वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट के ऊपर चारों सूबे इकट्ठे हुए। वरना हमेशा से चारों सूबे जो हैं वो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर कभी इकट्ठे नहीं हुए। आपके सामने कालाबाग डैम का मसला है। कालाबाग डैम का मसला जो है, आपको पता है कि कालाबाग डैम का इशू जो है वो किस तरह एग्जिस्ट करता था। इस पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था आपके पास बलूचिस्तान का, इस पे सिंध वालों का अपना प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था, इसमें सरहद का अपना प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था, पंजाब के अपने प्रॉब्लम इसमें एग्जिस्ट करते थे। कालाबाग डैम का डिस्प्यूट आज तक हमारे पास पूरा नहीं हो सका। सो द आइडिया इज दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि किसी वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट के ऊपर पाकिस्तान के तमाम सूबे जो है किसी एक जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के लिए एक वाटर पॉलिसी को जो है बनाया जाए। तो नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्रिएट हुई ऑन द 24th of April 2018। ये 24th of April 2018 में ये 37th मीटिंग थी सीसीआई की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 153 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सीसीआई रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है और आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो सीसीआई है ये इट विल मीट एटलीस्ट वंस इन 90 डेज। ये 90 दिन के अंदर एक दफा जरूर मुलाकात होगी इनकी, आपस में सारे लोग बैठेंगे और आपस में पाकिस्तान के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है वो करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सिचुएशन थी जिसके अंदर पाकिस्तान की जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान की पहली नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो क्रिएट हुई और पाकिस्तान की नेशनल वाटर पॉलिसी बनी। उसके ऊपर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, टोटल उसके 33 ऑब्जेक्टिव्स इसमें फाइनल हुए। 33 ऑब्जेक्टिव्स फाइनल हुए पाकिस्तान की नेशनल वाटर पॉलिसी के अंदर। वो ऑब्जेक्टिव्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप वैसे गो थ्रू कर लीजिए, रटा मारने की इनको जरूरत नहीं है। असल जो चीज पढ़नी है आपने वो प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं इसके, यानी इन 33 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए कि किस तरह इनको अचीव करना है, उस पे एनालिसिस होगा हमारा, कि हम उस पे बात करेंगे कि वो कैसे प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं जो इसको अचीव करेंगे 33 ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम एनालिसिस देखेंगे कि इसका फायदा क्या था, फिर एंड पे सॉल्यूशंस देखेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस सारे के सारे सिनेरियो का। जी, what year did Angus Madison say that was 25%? अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर एंगस मेडिसन कहते हैं कि अर्ली 18th सेंचुरी 25% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एग्रीकल्चर वाज डिपेंडेंट ऑन जो है वो इंडिया। ये एंगस मेडिसन एक बड़े मशहूर इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, उन्होंने बात की इसके ऊपर। ये हमारे पास 33 ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर फाइनल हो गए जी। अहमद कहते हैं अर्ली 1980s और 1800s। जी अहमद कौन सा क्वेश्चन पूछा? 17th सेंचुरी नहीं जी, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अर्ली 18th सेंचुरी तक, यानी अर्ली 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी कौन सी होती है भाई? 1701 1702, उसको 18th सेंचुरी कहते हैं ना। तो 17th सेंचुरी तो वो होती है ना जिसमें 1600s चल रहा होता है। तो अर्ली 18th सेंचुरी तक, यानी 1700s एंड के 17 आपके पास जो है 1701 और 1702 1710 तक जो अर्ली 18th सेंचुरी है, तब तक जो है आपके पास, यानी पूरी 16th सेंचुरी आपके पास गुजर गई 1500 वाली, पूरी 17वीं सेंचुरी गुजर गई आपके पास 1700s वाली, और 1800 वाली आपके पास चल गई। जी जी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर रिपीट कर दें जी। 8 मेंबर होते हैं जी इसके अंदर। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, 4 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और 3 फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं जी, जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ठीक हो गया जी? ये हमारे पास टोटल पॉइंट था जी। अर्ली 18th सेंचुरी तक, अर्ली 18th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 710 1710 1705 1715 तक, अर्ली 18th सेंचुरी तक का बात की हुई है उन्होंने कि अर्ली 18th सेंचुरी तक ये काम चलता रहा है कि 25% टेक्सटाइल जो है सॉरी एग्रीकल्चर डिपेंड करती थी इंडिया के ऊपर। यानी आप इसको लेट 1699 1698, ये तो आपके पास 17th सेंचुरी हो गई ना। अर्ली जो आपके पास 18th सेंचुरी है
जिसका मतलब 1701, 1702, 1710 तक आपके पास, 1720 तक अंदाजा लगा लीजिए। उन्होंने अर्ली 18th सेंचुरी का नाम लिखा हुआ है वहां पे, तो उसमें एग्जैक्ट डेट्स उन्होंने मेंशन नहीं की। ये हमारे पास एक हमने नेशनल वाटर पॉलिसी अपनी फाइनल कर ली। इसके 33 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत आप रटे भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। असल काम है प्लानिंग प्रिंसिपल्स का, कि हमने ये 33 ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे करने हैं, उस पे हम एनालिसिस करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं प्लानिंग प्रिंसिपल्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी। Planning principles to achieve national water policy। नेशनल वाटर पॉलिसी को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग प्रिंसिपल्स फाइनल किए गए, उनको हमने अब अंडरस्टैंड करना है, उनको पढ़ना है कि वो कौन कौन से नेशनल आपके पास पॉलिसी को अचीव करने के लिए जो है वो नेशनल वाटर पॉलिसी जो पाकिस्तान की बनी, उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमने फाइनल किए 7 मीटिंग के अंदर। पॉइंट नंबर 1, आपने चीज समझ लेनी है कि जो पॉलिसीज जब भी बनती हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई भी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, उस पॉलिसी के अच्छे और बुरे होने की आप लोगों ने एक तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है, क्या ये पॉलिसी अच्छी है या पॉलिसी बुरी है। उसमें आपने रियलाइज कर लेना है क्या इस पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी मेंशन की गई है, क्या इसमें इन गोल्स को अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कि क्या सिर्फ गोल्स ही बताए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सोशल पॉलिसीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पाकिस्तान की वो सोशल पॉलिसीज में गोल्स तो बता दिए जाते हैं, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के जो प्रिंसिपल्स हैं या आपके पास जो पॉलिसीज हैं वो नहीं बताई जाती। पॉलिसी जिस तरह आपने अचीव करना है उन गोल्स को, सो ये चीज देखने वाली होती है कि एक पॉलिसी की जो है उसके अच्छे या बुरे होने के अंदर सबसे मेजर पॉइंट जो होता है वो ये एग्जिस्ट करता है कि क्या उस पॉलिसी के अंदर सिर्फ गोल्स ही मेंशन है या उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग प्रिंसिपल्स भी मौजूद। तो ये जो हमारे पास नेशनल वाटर पॉलिसी आई है, जो 2018 की नेशनल वाटर पॉलिसी, इसमें जो 33 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसके लिए कुछ प्लानिंग प्रिंसिपल्स भी हैं कि ये इस तरह अचीव किए जाएंगे। उन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और नेशनल वाटर पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, या जो हमने अचीव करना है गोल उसको कैसे अचीव किया जाएगा। इसमें से नंबर 1 पॉइंट है लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। प्लानिंग प्रिंसिपल्स में लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, अब अंडरस्टैंड करिए इस पॉइंट को। हमारे जो रिपोर्ट प्रेजेंट हुई यूएनडीपी की, जिसमें कहा गया कि 1000 क्यूबिक मीटर्स के ऊपर हमारा जो है वाटर लेवल जो है पहुंच गया और 860 तक ये पहुंच जाएगा इन 2025। इस रिपोर्ट के बाद फिर पाकिस्तान ने अपना एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसकी बेसिस के ऊपर फिर ये नेशनल वाटर पॉलिसी हमारी बनी। उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में ये देखना था हमने कि क्या ऐसी क्या वजह है कि जिसकी बेसिस के ऊपर हमारा वाटर लेवल इतना नीचे आ गया। तो उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अंदर जो सबसे अहम बात पता चली वो क्या थी कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी केनाल वाटर है, जो मेजॉरिटी वाटर है पाकिस्तान के अंदर, वो उस मेजॉरिटी वाटर के वो जाया होने की 2 रीजन है। ए, वाटर थेफ्ट है, और दूसरा आपके पास जो प्रॉब्लम आता है वो वाटर सीपेज का आता है। वाटर थेफ्ट का, और दूसरा प्रॉब्लम आता है वाटर सीपेज का। सबसे पहला प्रॉब्लम वाटर थेफ्ट और दूसरा प्रॉब्लम वाटर सीपेज। आप में से जो भी गांव से ताल्लुक रखता है उसको शायद अंदाजा होगा, उनको ऑलरेडी चीजों के बारे में पता है कि अगर वहां पे फसलें जो है होती हैं तो हमारे बहुत से लोग हैं, बड़ी दफा ऐसा होता है कि जनाब वो पानी चोरी कर लेते हैं वहां से, और कभी कभार जो आपका जो वहां से नहर गुजर रही है या छोटा सा जो आपने वहां पे स्ट्रीम गुजार रहे हैं या कोई भी चीज है, वहां से जनाब उसको कई मार के उन्होंने जनाब पानी सारे का सारा अपनी फसलों के अंदर लगा लेना होता है। तो ये बढ़िया तरीका होता है, गाँव के अंदर बड़े लोग इस तरह पानी भी चोरी कर लेते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो पानी जो जाया होता है वो बेसिकली तो वाटर थेफ्ट के जरिए जाया होता है, फिर दूसरा वाटर सीपेज होता है कि वो पानी, क्योंकि हमारी जो कैनाल्स हैं वो सारी कच्ची हैं,
तो वाटर जब उनसे गुजरता है तो वाटर सीप थ्रू कर जाता है, मेजॉरिटी वाटर जो है सीप थ्रू कर जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो पहला प्लानिंग प्रिंसिपल फाइनल हुआ वो क्या था कि लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की जाएंगी। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स का मतलब क्या है कि आप देखें ये पानी आपका ये नहर है, ये बिल्कुल सीधी है, तो आप पक्की करेंगे नहरों को, नहरों की जो पक्की होंगी वो ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे नहर पक्की होगी, ऐसे ये स्ट्रेट आपके पास जमीन है नीचे से, और ऐसे पक्की करेंगे, साइडें भी पक्की होंगी और नीचे से भी, ताकि जो नीचे से पानी है वो भी आपके पास जाया ना हो और साइडों से भी पानी की जो है वो थेफ्ट ना हो या सीपेज ना हो। क्योंकि सीपेज तो हमारे पास ऐसे जाएगी, नीचे पानी सीप कर जाता है, लेकिन साइडों से पानी को चोरी किया जाता है, इसलिए साइडें भी पक्की करेंगे। ऐसे जो प्रॉपर लाइनिंग ऑफ कैनाल्स होती हैं वो प्रॉपर आपके पास ये फॉर्म आएगी और स्ट्रेट नीचे ये फॉर्म। इसकी बेसिस के ऊपर लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। जितनी भी कैनाल्स हमारे पास मौजूद हैं इसमें से मेजॉरिटी कैनाल्स, जितनी भी बड़ी कैनाल्स हैं, इनको पक्का किया जाएगा और इससे लाइनिंग ऑफ कैनाल्स होगी। इससे दो काम होंगे, ए तो सीपेज ऑफ आपके पास जो वाटर है वो इससे जो है वो कम होगा, और दूसरा इससे जो वाटर थेफ्ट है उस पर काबू पाया जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट ये साबित करती थी कि 50% वाटर जो पाकिस्तान का 50% वाटर है वो जाया हो जाता है। 50% वाटर जाया हो जाता है, कभी कहीं से सी थ्रू कर जाता है, कहीं से चोरी हो जाता है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल एक जगह से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पानी जो है उसको बहाएं और उसने किसी दूसरी जगह के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पानी पहुंचना है, तो दरमियान में कहीं से सीपेज हो जाती है, कहीं से थेफ्ट हो जाता है, और जिस जगह पे पहुंचना है 50% पानी वहां पर पहुंचता है। तो इसकी मतलब क्या है, कहीं सीपेज हो रही है या कहीं थेफ्ट हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो पहला प्लानिंग प्रिंसिपल फाइनल हुआ वो क्या था, वो प्लानिंग प्रिंसिपल ये था कि लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की जाएंगी ताकि सीपेज से भी बचा जाए, और दूसरा इससे क्या बचा जाए कि थेफ्ट ऑफ वाटर जो है उससे भी अल्टीमेटली जो है वो बचा जाए सारा। तो पहला प्लानिंग प्रिंसिपल आया आपके पास लाइनिंग ऑफ कैनाल्स का। जी जी, पानी चोरी कर रहे थे जी, मैं कह रहा हूं पानी काफी ज्यादा चोरी होता है, जिसके बकायदा तौर पे जो है वो पानी जो है उसको वैसे ही उधर से क्या नाम है उसका, कैनाल से या किसी स्ट्रीम से या किसी जगह से उसको पानी को चोरी कर लिया जाता है। हमारे पास बड़े तरीके हैं ये पानी का चोरी करने के, और चोरी करके जनाब हम सारे के सारे काम जो है कर रहे हैं। खैर छोड़ दीजिए इस पॉइंट को। आर्गुमेंट ये है कि इससे बचने के लिए जो पहला प्लानिंग प्रिंसिपल फाइनल हुआ वो क्या था, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। लाइनिंग ऑफ कैनाल से फायदा क्या होगा, दो फायदे होंगे। सीपेज ऑफ जो आपके पास वाटर है वो भी कम होगा और वाटर थेफ्ट भी कम होगा। क्योंकि वाटर थेफ्ट किस तरह कम होगा, क्योंकि उसकी साइड्स जो हैं, साइड्स वो भी जो है बाकायदा तौर पे पक्की की जाएंगी ताकि वाटर वहां से चोरी ना हो या वहां से उसको एक्सट्रैक्ट ना किया जा सके या उसको चोरी ना किया जा सके। तो दो काम जो है किए जाएंगे लाइनिंग ऑफ कैनाल्स के जरिए, वाटर थेफ्ट रोका जाएगा और सीपेज ऑफ वाटर को जो है रोका जाएगा। क्लियर हो गया जी। नंबर 2, दूसरा प्लानिंग प्रिंसिपल क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। Storage capacity has to be increased. Storage capacity has to be increased, leading to irrigation and hydro power. दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा प्लानिंग प्रिंसिपल जो फाइनल हुआ इसमें ये फाइनल हुआ, स्टोरेज कैपेसिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड लीडिंग टू इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। फैसला ये किया गया कि इमीडिएटली एक्शन लेकर पाकिस्तान के अंदर वाटर कैपेसिटी को, वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए। और वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के जो हैं दो फायदे हैं। एक, इन केस खुदा ना खास्ता, इन केस ऑफ नो रेन, इन केस ऑफ नो रेनफॉल, आपके पास ये जो वाटर आपने स्टोरेज है ये इस्तेमाल की जाएगी इन तमाम के तमाम ये जो है आपके पास इरिगेशन के लिए और तमाम के तमाम एग्रीकल्चर के लिए, उन तमाम की तमाम चीजों के लिए। और आपके पास वाटर स्टोरेज मौजूद होगी जो कि आप फिर अपने घरों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इसका फायदा ये होगा कि इससे हाइड्रो पावर भी जो है वो भी इनिशिएट की जा सकती है, कि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है आपके पास जो हाइड्रो स्टोरेज है, आपके पास जो वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा। उस वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी से हमारे पास दो फायदे होंगे। एक फायदा हमारे पास होगा, इरिगेशन जो है हमारे पास जो है बेहतर होगी, और दूसरा फायदा हमारे पास क्या होगा कि इन केस
इन केस ऑफ इरिगेशन का फायदा होगा कि इन केस ऑफ नो रेनफॉल, और दूसरा फायदा आपके पास हाइड्रो पावर का होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो सारे के सारे प्रोसेस में। और आपने फिर देखा कि जो आपका ये जो दियामीर भाषा डैम है जो अभी खान साहब ने इनॉग्रेट किया कुछ अर्सा पहले, ये उसी नेशनल वाटर पॉलिसी के अंदर फाइनल जो है हुआ था। इवन दो ये बहुत पुराने का फाइनल हुआ है, 2002 के अंदर मुशर्रफ साहब ने भी इसका इफ्तिताह किया, उसके बाद मियां साहब ने भी आके इफ्तिताह किया, उसके बाद बड़ी दफा इफ्तिताह हुआ इसका। ये 15-20 साल से प्रोसेस जो है चलता आ रहा है, 2-4 दफा इफ्तिताह भी हो गया इसका, लेकिन काम इसका पूरा नहीं होता, और जितनी कॉस्ट थी उससे तकरीबन 4-5 गुना कॉस्ट जो है इसकी बढ़ चुकी हुई है। लेकिन आखिरकार जो है वो इसका इफ्तिताह हो ही गया है और उस पर काम भी जो है शुरू हो गया है, और एक्सपेक्टेड यही है कि 2028 तक ये जो है पूरे का पूरा डैम जो है वो कंप्लीट जो है वो किया जाएगा पाकिस्तान में। 2028 तक ये डैम जो है वो कंप्लीट होगा। इतना बड़ा ये जो आपके पास प्रोजेक्ट है दियामीर भाषा डैम का। तो ये इससे दो काम होंगे आपके पास, एक तो स्टोरेज आपके पास एक्सपेंशन होगी, स्टोरेज एक्सपेंशन की वजह से इन केस ऑफ नो रेनफॉल इन द फ्यूचर, खुदा ना खास्ता, आपके पास इरिगेशन के लिए आपको जरूरियात है वाटर की, आपको हाउस होल्ड के लिए जरूरियात है वाटर की, वो यहां से पूरी की जाएंगी। और दूसरा इस पे काम क्या किया जाएगा कि इन केस आपने जो अगर पावर की जनरेशन करनी है तो पावर जनरेशन भी इसके साथ साथ जो है वो की जाएगी, और वो पावर जनरेशन आपको दियामीर भाषा डैम से निकलेगी। दियामीर भाषा डैम जो अगर आप इसको जब कंप्लीट कर लेंगे तो इट विल हैव अ कैपेसिटी टू जनरेट 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा सिर्फ एक डैम, जो आपका जो आप इस इधर से प्रोड्यूस करोगे हाइड्रो पावर से, तो दियामीर भाषा डैम है। पूरे पाकिस्तान की जो आपके पास जो मांग है, उसमें जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, वो तकरीबन 18 से 20 हजार मेगावाट के करीब बनती है। उन 18 से 20 हजार मेगावाट में से 25% जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ एक डैम से यानी हाइड्रो पावर से जो है जनरेट की जाएगी। वरना मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्रोड्यूस करते हो वो आप किससे प्रोड्यूस करते हो? ऑयल से प्रोड्यूस करते हो, यानी ऑयल को इस्तेमाल करते हुए वहां से आप जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोड्यूस, थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, थर्मल एनर्जी के जरिए आप अपनी प्रोड्यूस करते हो अपना सारे का सारा, कोल के जरिए प्रोड्यूस करते हो आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा आपके पास कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो आपके पास जो है वो इसके अंदर से आप विंड के अंदर से थोड़ी बहुत कैपेसिटी जो इस्तेमाल कर लेते हो, सोलर पावर थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन ज्यादातर कैपेसिटी जो आपके पास एनर्जी जो आप प्रोडक्शन है वो आपके पास बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो आती है आपके पास ये इसमें से थर्मल एनर्जी, इसको इसमें से किया जाता है। व्हाट इज द शॉर्टफॉल बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान? शॉर्टफॉल डिपेंड करता है आपके बेसिकली ईयर के ऊपर, कि आपके पूरे महीने के ऊपर या आपके पास पूरे सीजन के ऊपर कि क्या शॉर्टफॉल आपके पास एग्जिस्ट करेगा। लेकिन पहले तो मसला ये था कि पाकिस्तान की डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। लेकिन मियां साहब के दौर के अंदर 2013 से लेकर 2018 तक मियां साहब ने ज्यादातर काम जो है वो जो कुछ अच्छे काम मियां साहब ने किए, उन अच्छे कामों के अंदर से कुछ अच्छे कामों में से एक अच्छा काम ये था कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है उस पर बहुत ज्यादा काबू पाया गया था। ये हमें भी याद है, और हम ज्यादा इतने जो है हमारा होश से पहले की बातें नहीं है, हम होश में ही थे कि जब हमें पता था कि 2010, 2011, 12 के सालों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जो है कितनी लोड शेडिंग हुआ करती थी, 8-8, 10-10 घंटे सिर्फ शहरों में, और उसके बाद गांवों के अंदर 15-15, 20-20 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग की जाती थी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग जो है कदरे हद तक जो है 2018 के प्रोसेस के अंदर कदरे हद तक कम हो गई थी। उसके बाद फिर प्रोसेस जो है वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो स्टार्ट हो गया। खैर, आपकी जो डिमांड है और आपकी जो सप्लाई है उसके अंदर जो गैप था वो काफी हद तक कम हो गया 2018 तक। और लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें अब एडिशन होगी, 4500 मेगावाट की एडिशन होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जा रहा है आपकी डिमांड जो है और बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसको उसको पूरा करने के लिए आपको दियामीर भाषा डैम की जरूरत पड़ेगी, जो आपके पास 2028 में कंप्लीट होगा और 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसमें प्रोड्यूस की जाएगी। ये सारे का सारा पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करता है एज फार एज वाटर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नंबर 2 जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं प्रिंसिपल प्लानिंग प्रिंसिपल नंबर 3। प्लानिंग प्रिंसिपल नंबर 3, दो चीजें हमने पढ़ ली। एक चीज हमारे पास आ गई लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की, दूसरी चीज हमारे पास आ गई स्टोरेज कैपेसिटी की। ये दो प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमने बात की। अब तीसरे प्लानिंग प्रिंसिपल के ऊपर आ जाए। 3, मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड
policies should be introduced like utilization of sea water। तीसरा प्लानिंग प्रिंसिपल था कि आपके पास जो सी वाटर यूटिलाइजेशन की तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड आपके पास पॉलिसीज हैं कि इनको इस्तेमाल किया जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं डीसैलिनाइजेशन। डीसैलिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास वाटर होता है, सी वाटर होता है, वो बहुत ज्यादा हमारे पास जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो हमारे पास सॉल्ट होता है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो उसमें जो एक्सेसिव सॉल्ट है उसको निकाल कर जो पीछे पानी बचता है वो जो ड्रिंकेबल वाटर भी हो सकता है और उसको आप फिर इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर व्हाट? कंप्लीट अगर मैं करने दें, मुझे जरा मौका दें तो मैं आपको आर्गुमेंट को कंप्लीट कर ही दूंगा कि ये यूटिलाइजेशन किसके लिए हमने इस्तेमाल करने की बात की थी। आर्गुमेंट ये है कि ये हमारे पास जो सी वाटर यूटिलाइजेशन है इसको इस्तेमाल करने की बात की, कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीसैलिनाइजेशन। ये डीसैलिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डीसैलिनाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सेसिव आपके पास जो सॉल्ट होता है, एक्सेसिव सॉल्ट, उसको हमने वहां से निकाल कर और जो बाकी हमारे पास पानी बचता है उसको हम ड्रिंकेबल वाटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम फिर इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत से प्रोसेस है कि बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेजर जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो आपके पास ड्रिंकेबल वाटर है और दूसरा आपके पास इरिगेशन का वाटर है। इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेजर अभी तक आपके पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लांट जो लगा है इस वक्त डीसैलिनाइजेशन के लिए वो गवादर में है। गवादर के अंदर जो आपके पास पानी है, क्योंकि वहां पर नेचुरल वाटर जो है वो पहुंचाना और नेचुरल वाटर तो वहां तक रसाई देना जो है वो काफी मुश्किल जो है लग रहा था, तो इसलिए सबसे पहला जो बड़ा प्लांट जो डीसैलिनाइजेशन का प्लांट एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, वो हमने गवादर के अंदर इंस्टॉल किया है। और उस गवादर की इसको इंस्टॉल करने से दो फायदे हुए हमें। वहां की आबादी के लिए जो ड्रिंकेबल वाटर है वो भी मौजूद है, और उसके बाद अब जो पूरा शहर आबाद हो रहा है उस पूरे शहर के अंदर आपने जो ग्रीनरी आपने जो करनी है और उसके बाद जो आपने फॉर एग्जांपल वहां पे कोई एग्रीकल्चर का भी बंदोबस्त करना है तो उसके लिए भी यही वाटर इस्तेमाल जो है किया जाएगा। प्रॉपर एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो है वो ग्वादर के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। वो उस सारी की सारा प्रोसेस जो है वहां से उसको यूटिलाइज करने की बात की जा रही। तो बात ये है कि वो जगह जहां पर आप कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर पहुंचा नहीं सकते, कोई नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर वहां तक नहीं लेकर जा सकते, तो वहां तक फिर आपको मजबूरी है कि आपने किसी तरीके से तो वाटर को वहां पे यूटिलाइज करना है। तो वाटर की यूटिलाइजेशन उस जगह पर जहां पर आपके पास नेचुरल प्रोसेस के जरिए वाटर नहीं पहुंचता, उसके जरिए पर दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है कि वहां पर ऑलरेडी स्टैब्लिश जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको ही यूटिलाइज किया जाता है, ड्रिंकेबल वाटर बनाया जाता है और उनको ही यूटिलाइज किया जाता है इरिगेशन के लिए एट द एंड ऑफ द डे। तो क्योंकि गवादर जैसे इलाके में आपके पास मकरान कोस्टल हाईवे और आप उस इलाके में चले जाएं तो बहुत ज्यादा आपको चटियल मैदान नजर आएंगे। आपको जो है वाटर का वैसे ही जो आपके पास लेवल है वाटर का, ग्राउंड वाटर, वो बहुत ज्यादा नीचे है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस पड़ता है आपका कि आप कराची से किसी जगह से आप जो है वाटर की सप्लाई जो है उस जगह तक लेकर जाते जिस जगह पर आपके पास वाटर की आपको जरूरत थी। तो उससे भी बेहतर ये है कि उससे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये मिल गई कि आपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वहां पर वाटर रिसोर्स है जो कि समंदर का वाटर है, आपने उसको इस्तेमाल करके सी वाटर को डीसैलिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, यानी एक्सेसिव सॉल्ट्स जो हैं वाटर में से निकालकर जो उसके रिक्वायर्ड सॉल्ट्स हैं वो रहने दिए, एक्सेसिव सॉल्ट्स को निकालकर वहां से उसको ड्रिंकेबल वाटर में भी कन्वर्ट किया और उसको इरिगेशन के वाटर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों काम जो है किए जा रहे हैं, डीसैलिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर हो गया जी? जी, बट इट इज नॉट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मसला सिर्फ ये है कि भाई जब आपके पास पानी है नहीं, जब आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जिसके जरिए पानी वहां पर पहुंचाओ, आप कैसे लेकर जाओगे पानी वहां पर? जब पानी ग्राउंड वाटर पानी मौजूद नहीं है, आप पूरे के पूरा एक सप्लाई लाइन, एक वाटर सप्लाई लाइन आप वहां पे पहुंचाओगे कि वाटर सप्लाई लाइन वहां पर जाएगी और जाके वाटर को सप्लाई करेगी। तो ये जब वाटर सप्लाई लाइन आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, ग्राउंड वाटर आपके पास मौजूद नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, तो फिर तीसरा काम आपके पास डीसैलिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जो कि मजबूरी में आपने करना है जिस जगह पर आपको
ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा। जिस जगह पर आप कोई और तरीका इस्तेमाल में नहीं लेकर आ सकते, जिस जगह पर आपको कोई और आपके पास जो है वो वे नहीं है, वे फॉरवर्ड नहीं है, वहां पर तो आपको फिर ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हर जगह पूरे पाकिस्तान के अंदर डीसैलिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि डीसैलिनाइजेशन होता ही आपके पास बेसिकली सी वाटर के जरिए है, और सी वाटर आपके पास, हमें पता ही है कि सी वाटर किस जगह पर अवेलेबल है। जिस जगह पर सी वाटर अवेलेबल नहीं है उस जगह के ऊपर तो डीसैलिनाइजेशन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जिस जगह पर एग्जिस्ट करता है वहां पर सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपके पास जो ग्राउंड वाटर है वो उतना बेहतर एग्जिस्ट नहीं करता उस जगह के ऊपर, जिसकी वजह से फिर आपको डीसैलिनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर जाना पड़ता है। ये भी मजबूरी के अंदर आपको जाना पड़ता है, वरना जो है जिस जगह के ऊपर आपके पास नेचुरल वाटर मौजूद है, ग्राउंड वाटर मौजूद है, वहां पर डीसैलिनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है जी, क्या जी? Shouldn't we talk about disadvantages of these points also, otherwise it just be rosy picture? What kind of disadvantages talking about? शेरियार को अनम्यूट कीजिए। सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर डिसएडवांटेजेस से मतलब है कि क्रिटिकल एनालिसिस मांगा जाता है ना हमारे से, तो क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो मैं सोच रहा था कि वन साइडेड हो जाएगा बड़ा, उसके बताएं। अच्छा शेरियार, आप जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था? एक चीज स्टार्ट के अंदर कि मैंने कहा था कि आपको मैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बताऊंगा, एंड पे आपको एनालिसिस दूंगा कि इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का एनालिसिस एंड पर क्या निकलता है। ठीक है जी। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा कोशिश ये कीजिए कि हम अभी सिर्फ इस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर क्या चीज मेंशन की गई थी और इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर हमने अचीव क्या करना है। अब जब हम ये अचीव करेंगे इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को, ऑब्वियसली हमारे पास कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिनमें प्रॉब्लम्स नहीं एग्जिस्ट करते, बट ये पॉलिसी पाकिस्तान की पहली पॉलिसी है कि जिसके ऊपर एटलीस्ट एक जगह के ऊपर आपकी तमाम के तमाम जो प्रोविंसेस हैं वो किसी एक वाटर पॉलिसी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। आई एग्री कि इस वाटर पॉलिसी के अंदर बहुत से मसले मसाइल भी हैं। 2018 में ये वाटर पॉलिसी बनी है, अब इसको सिर्फ 2 साल हुए हैं। जब ये चीजें इंप्लीमेंट होनी शुरू होंगी फिर इसके अंदर से चीजें डिसएडवांटेजेस निकलेंगे, फिर इसके अंदर से चीजें जो हमें पता चलेंगी कि व्हाट आर द बैड साइड्स ऑफ द पॉलिसी दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन पाकिस्तान। तो उसके लिए अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में हम ये देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने 33 लिख रखे हुए हैं, इन 33 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए व्हाट आर द प्लानिंग प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन इनकलकेटेड इन द एंटायर पॉलिसी। उन प्लानिंग प्रिंसिपल्स के अंदर से हमने क्या अचीव करना है, इस चीज पे बात हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, अगर हम डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एंटायर पॉलिसी, हमें कहां प्रॉब्लम्स फेस आएंगी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे बड़ी इसमें जो काम हमारे पास लगेगा, हमारे पास इकोनॉमी का मसला है। इकोनॉमी हमारे पास ऑलरेडी इतनी एग्जिस्ट नहीं करती कि इसको अचीव करने के लिए हमारे पास इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इन चीजों को हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम प्लानिंग प्रिंसिपल समझ लेंगे कि ये प्लानिंग प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ व्हाट वी हैव टू अचीव उसको डिस्कस करेंगे, और उसकी बेसिस पर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट कैन नॉट बी अचीव्ड, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एंटायर पॉलिसी दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। क्लियर हो गया जी? जी ठीक है। ये हमारे पास, थैंक यू, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता प्लानिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। हम जो थर्ड पॉइंट डिस्कस किया, वो प्लानिंग प्रिंसिपल्स का थर्ड पॉइंट हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास डीसैलिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट या मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है, और उसके अंदर मेजर जो नाम लिखा गया वो डीसैलिनाइजेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ आपके पास जो है वो सी वाटर, उसका नाम लिखा गया कि इसको हमने इस्तेमाल करना है, उसको यूटिलाइज करना है। जहां जहां हम नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां जहां हम जो है ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां जहां हम अपने वाटर के रिसोर्स को पहुंचा नहीं सकते, वहां पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश जो वाटर का रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करने की जो है वो जरूरत है, और उसके लिए हमने डीसैलिनाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो मेंशन किया इस पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 4 है जी, यानी प्लानिंग प्रिंसिपल नंबर 4। ठीक है जी, how will relate with us becoming a water scarce country? Gwadar was without water long before we were wasting water. आपकी बात बिल्कुल सही है, वो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे पानी बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होता था, पानी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवादर के अंदर आपके पास जो नेचुरल हैबिटेट था, जो आपके पास वहां पर जो लोग मौजूद थे, वहां पर आबादी जो थी वो उतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी। उतनी ज्यादा आबादी ना होने की वजह से वहां पर ऑलरेडी वाटर की स्कार्सिटी मौजूद थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर अबंडेंट वाटर मौजूद होता था। ये हमेशा से ऐसा प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि आपके पास ये जो आपके पास इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके, आपके पास ये जो ऊपर अपर पंजाब का इलाका, साउथ पंजाब के इलाके हैं,
जो आगे हम जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ को साउथ पंजाब वाले सॉरी साइड्स के ऊपर, वहां पर वाटर का जो आपके पास रिसोर्स है वो बहुत हद तक पहले ही कम मौजूद था। आपके पास जो वाटर अबंडेंस थी मौजूद, वो ज्यादातर अबंडेंस मौजूद थी सिंध के कुछ इलाकों के अंदर मौजूद थी, और मेजॉरिटी आपके पास पंजाब के इलाकों के अंदर मौजूद थी। इसको पंजाब आप हमें बताया कहते ही हम इसलिए हैं क्योंकि वहां पे 5 दरिया एग्जिस्ट करते थे और यहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा अबंडेंट वाटर जो एग्जिस्ट करता था। ये जो इलाके आपके पास बलूचिस्तान का इलाका मौजूद है, इन बलूचिस्तान के इलाकों में हमेशा से वाटर जो है वो एक ऐसे लेवल पे रहा है कि आपके पास अबंडेंस ऑफ वाटर जो है मौजूद नहीं थी। लेकिन अबंडेंस ऑफ वाटर ना होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर था। अबंडेंस ऑफ वाटर जो वहां पे मौजूद नहीं थी, अबंडेंस ऑफ वाटर पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर मौजूद थी, और ये इलाके पाकिस्तान के वो एग्जिस्ट करते थे जहां पर बहुत ज्यादा पानी एग्जिस्ट करता था। और आज भी आप देख लीजिए कि सिंध के बहुत से इलाकों के अंदर, खासतौर पे कराची के अंदर, टैंकर्स के जरिए जो है पानी पहुंचाया जाता है, जिसको टैंकर माफिया कहा जाता है। वो वहां पर पानी को का जो इस्तेमाल करते हैं, या पानी का जो आप जो आप कह दें कि उसको आप पहुंचाते हैं, उसके अंदर वो प्रॉपर उसके अंदर जो है वो हेर फेर करते हैं और इधर उधर पानी कर देते हैं। और पंजाब का वो इलाका ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जहां पर कुछ हद तक अबंडेंस जो है ऑफ वाटर जो है एग्जिस्ट करता है, और ये भी हमने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हुए, एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन करते हुए इसको भी हमने जाया किया, ग्राउंड वाटर को भी अल्टीमेटली, और दूसरा हमारे पास जो वाटर हमारे पास एग्जिस्ट करता था केनाल वाटर, उसको भी बहुत ज्यादा डिप्लीट जो हमने कर दिया एट द एंड से। लेकिन ये क्यों हुआ है उस पर भी चलते हैं, यानी रेगुलेशन का मसला भी आएगा, वाटर प्राइसिंग का मसला आएगा, ये जो वाटर पंप्स का मसला आएगा, उन सारी की सारी चीजों में भी चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम तीसरे पॉइंट पर पहुंचे। अब जरा चौथे पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्लानिंग प्रिंसिपल्स के अंदर पॉइंट नंबर 4 जो है वो हमारे पास किस तरह जो एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट नंबर 4 जो ऐड हुआ वो था एक्यूरेट मॉनिटरिंग of irrigation, accurate monitoring of irrigation water delivery। ये फोर्थ पॉइंट ऐड हुआ जी इसके अंदर। वो फोर्थ पॉइंट का मतलब इसके अंदर क्या था कि एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन वाटर डिलीवरी। हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत ज्यादा वाटर इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा वाटर जो इस्तेमाल होता है वो इरिगेशन के पर्पस में इस्तेमाल होता है, यानी एग्रीकल्चर के पर्पस के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन वो जो एग्रीकल्चर के पर्पस में इस्तेमाल होता है वाटर, उसके अंदर भी इरेगुलरिटीज इन्वॉल्व होती हैं। इरेगुलरिटीज का मतलब क्या है? इरेगुलरिटीज का मतलब ये है कि एक इसमें वाटर थेफ्ट का मसला भी आ जाता था, इसके अंदर जो है वाटर सीपेज का मसला भी आ जाता था, और दूसरा आपके पास जो वाटर यूटिलाइजेशन जो होती थी सर्टेन एरियाज में, वो दूसरे सर्टेन एरियाज के निस्बत जो है वो ज्यादा होती थी या किसी इलाके में कम होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इलाका ऐसा है कि जिसके अंदर कोई पावरफुल इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, जो कि आपके जो है वो उसमें आप समझ लीजिए गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है या किसी और जगह पर इन्वॉल्व है, उनके इलाकों के अंदर वाटर यूटिलाइजेशन जो होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी और बाकी इलाकों के अंदर वाटर यूटिलाइजेशन कम होती थी। इसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने फैसला क्या किया कि एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन वाटर डिलीवरी, कि जिस इलाके में जितनी भी वाटर आपके पास रिक्वायर्ड है इरिगेशन के लिए, उतना वाटर जो इरिगेशन जो है उसको डिलीवर किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा। कैसे मॉनिटर किया जाएगा? उसके लिए उन्होंने फाइनल किया कि एक चीज जो उन्होंने फाइनल की वो ये थी कि जो आपके पास नीचे आपके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तौर पे, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर वहां पर कमेटीज बनाई जाएंगी, लोकल गवर्नमेंट कमेटीज। लोकल गवर्नमेंट कमेटीज बनाई जाएंगी जो अपने इलाके के अंदर वाटर मॉनिटरिंग करेंगी कि इरिगेशन का जो वाटर आपके पास आ रहा है वो वाटर मॉनिटरिंग करेंगी कि क्या वो वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रही है, इरेगुलरिटीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं आपके पास वाटर के इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट कर रही हो या आपके पास जो है कोई मसला ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो। दूसरी तरफ उन्होंने क्या फैसला किया कि एक वाटर हॉटलाइन बनाई जाएगी, ये नेशनल लेवल पर होगी, वाटर हॉटलाइन। यानी इसके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पर कोई वाटर थेफ्ट हो रहा है या किसी वजह से कोई इरेगुलर फॉर एग्जांपल को वहां पर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो रही है, तो उसके लिए वाटर हॉटलाइन क्रिएट की जाएगी नेशनल लेवल के ऊपर, जहां पर आप उसकी इतला कर सकते हैं। और जो आपके पास दूसरी होंगी जो इम्प्लीमेंटेशन की जो आपके पास फोर्सेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जो अथॉरिटीज हैं, वो फिर उसके ऊपर एक्शन लेगी और वहां के लोगों को जो है जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उनको प्रॉपर जो है इसके बारे में सजा दी जाएगी या जो भी सारा प्रोसेस होगा। तो खैर लोकल लेवल के ऊपर आपके पास लोकल गवर्नमेंट आपके पास लेवल के ऊपर कमेटीज बनाई जाएंगी जो उस इलाके के अंदर
आपके पास जो उनका इलाका है उसके अंदर इस वाटर मॉनिटरिंग को करेंगी कि आपके पास जो इरिगेशन के लिए वाटर डिलीवरी हो रही है वो एक्यूरेट वाटर मॉनिटरिंग हो रही है, यानी वो सारी की सारी वहां पर पहुंच रही है। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर इन केस किसी को पता चलता है कि इररेगुलर वाटर जो है वो यूटिलाइजेशन की जा रही है, तो उसके लिए वो फिर वाटर हॉटलाइन के ऊपर रब्ता करके उनको भी इसके बारे में बता सकते हैं कि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन हियर, और उसके ऊपर फिर वो एक्शन जो आपके पास रिक्वायर्ड अथॉरिटीज होंगी वो फिर उस पर एक्शन लेकर इसको फिर मिटिगेट किया जाएगा सारे के सारे प्रॉब्लम को। ये चौथा जो है एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ, आपके पास एक्यूरेट जो है वो मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन वाटर डिलीवरी, इसकी बेसिस पर 2 कमेटीज बनाकर उसको फिर मॉनिटर किया जाएगा, यानी लोकल लेवल पर ज्यादा मॉनिटर होगा, अपर लेवल पर ज्यादा मॉनिटर होगा। तो अगर इन केस वो लोकल लेवल वाले उसको ठीक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपर लेवल के ऊपर जाके हॉटलाइन के ऊपर बात होगी, जिसके ऊपर फिर बेसिकली उसको अथॉरिटीज जो है उसकी जो इन्फोर्समेंट की अथॉरिटीज हैं वो आएंगी और उसको इंप्लीमेंट करेंगी। ये हमारे पास चौथा प्लानिंग प्रिंसिपल आ गया। अब ऑब्वियसली इसमें मसले हैं, उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले प्लानिंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। अब आते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर कि प्लानिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हमारे पास 5वां पॉइंट जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है। बैकिंग ऑफ दोज कंपनीज स्लैश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स working for producing seeds capable of growing in less water। गवर्नमेंट ने दूसरा काम क्या किया जी, 5वां प्लानिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने जो फाइनल किया वो ये था कि जी वो कंपनीज या वो इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात कर लें, एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की बात कर लें, वो जगह, वो इंस्टीट्यूट्स जहां पर बेसिकली आपके पास ऐसा रिसर्च चल रहा होता है, जहां पर ऐसे सीड्स पर काम हो रहा होता है जो लेस वाटर के अंदर जो है वो आपको बेहतर जो है वो कैपेसिटी या बेहतर आपके पास जो एग्रीकल्चर का जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो दे सकते हैं, उनको बैक किया जाएगा। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ बैकिंग? अब बैकिंग का मतलब जो है इसके अंदर फाइनेंशियल बैकिंग भी हो सकती है, इसमें प्रोक्योरमेंट की बैकिंग भी हो सकती है, इसमें जो आपके पास इक्विपमेंट है उसको खरीदने की बैकिंग भी हो सकती है, इसमें जो फिजिबल आपको इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना है वो भी हो सकता है, अगर एक्सपेरिमेंट के लिए आपको कोई जगह चाहिए वो भी प्रोड्यूस हो सकती है। मतलब हर किस्म का जो आपको सपोर्ट है, हर किस्म की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है वो कहा कि गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करेगी, यानी उन लोगों को प्रोवाइड करेगी, उन कंपनीज को प्रोवाइड करेगी या उन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करेगी जो बेसिकली ऐसे सीड्स पर काम कर रहे हैं जो कि कम वाटर के अंदर भी जो है उग सकता है। हमारे पास बहुत से ऐसे सीड्स आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको हम हाइब्रिड सीड्स भी कहते हैं, और बहुत से हाइब्रिड सीड्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, खासतौर पर कॉर्न में बहुत ज्यादा हाइब्रिड सीड्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आजकल, वीट के अंदर भी हाइब्रिड सीड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो कि कम वाटर के अंदर जो है वो उग जाते हैं और कम वाटर के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उतनी रखते हैं जितनी प्रोडक्टिविटी वो वैसे नॉर्मल वाटर के अंदर भी जो है वो रख सकते हैं। तो कम वाटर के अंदर भी आपके पास जो प्रोडक्टिविटी उतनी ही देंगे। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि गवर्नमेंट उन कंपनीज को और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो है बैक करेगी जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसी कोई रिसर्च चल रही है या दे आर वर्किंग फॉर दैट, जो आपके पास जो है वो रिसर्च, ये सारी की सारी चीजें। अब ये करेंगे कैसे? हाउ विल दे डू दैट? ये कैसे बैकिंग होगी, कैसे मॉनिटरिंग होगी, ये कैसे सपोर्ट करेंगे सारे के सारे प्रोसेस को? उसके लिए 7वां पॉइंट जो है 6वां पॉइंट ऐड हुआ, वो क्या था? पाकिस्तान के नेशनल लेवल के ऊपर, हमारे जो है ऊपर अपर लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो नेशनल वाटर काउंसिल क्रिएट की। नेशनल वाटर काउंसिल was created at the national level, जो कि फिर ओवरसी करेगी सारे के सारी चीज को, यानी वो ये भी मॉनिटर करेगी कि आपके पास जो है वो सारे का सारा जो ये फाइनेंस का ये सारी की सारी चीजें जो एग्जिस्ट कर रही हैं, या जो आपके पास ये इनके लिए इनको बैकिंग की जरूरत है, या ओवरऑल स्टोरेज के लिए कोई मसला चल रहा है। मतलब एक नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल वाटर काउंसिल क्रिएट की गई जिसके अंदर 19 मेंबर हैं, देयर आर 19 मेंबर्स।
इन मेंबर्स में कौन कौन है मैं आपको भी बताता हूं। ये 19 मेंबर्स जो है, 19 मेंबर नेशनल वाटर जो है काउंसिल क्रिएट की गई, जो फिर ओवरसी करेगी इन सारे के सारे प्लानिंग प्रिंसिपल्स को, कि क्या ये प्लानिंग प्रिंसिपल्स जो है वो अचीव हो रहे हैं या ये प्लानिंग प्रिंसिपल्स अचीव नहीं हो रहे। इन सारों को जो ओवरसी करने के लिए जो नेशनल वाटर जो काउंसिल बनाई गई, वो नेशनल वाटर काउंसिल के अंदर जो 19 मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़ी काउंसिल बनाई गई और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो है शामिल हैं, वो कौन कौन से हैं, लेट अस अंडरस्टैंड जी। पॉइंट नंबर 1, 19 मेंबर्स में से आपका पहला मेंबर तो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं। प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस नेशनल वाटर काउंसिल, वो मौजूद हैं। इसके बाद आपके पास दूसरा जो है वो फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज। तीसरे नंबर पर आपके पास फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर हैं। चौथे नंबर पर फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं। पांचवें नंबर पर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं। देखिए, आपको याद होगा कि हमने बात डिस्कस की थी कि जब भी कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपने कोई प्लान करना होता है, कोई पॉलिसी बनानी होती है, कोई कमीशन आपने बनाना होता है, या कोई भी चीज आपने रिक्रूटमेंट करनी होती है, आपको उसके लिए फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए होता है। इसीलिए आप ये देखेंगे कोई भी नेशनल लेवल वाटर पॉलिसी जब भी बनती है, कोई नेशनल लेवल पॉलिसी बनती है, वाटर पॉलिसी जो कोई और भी हो, जब भी कोई नेशनल लेवल पॉलिसी बनेगी उसके अंदर आपको फाइनेंस मिनिस्टर जरूर नजर आएगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी अवेलेबल होता है वहीं पर, वहीं से जनाब सारे के सारे ऑर्डर्स जो है फाइनल होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रूवल देता है और चीजें आगे जाती है। वरना क्योंकि अगर आप ये पहले किसी और से अप्रूवल करवाएं, फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके अंदर से प्लस माइनस करेगा, प्लस माइनस करके वो चीजें फिर ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है, काफी टाइम उसके ऊपर लग जाता है। तो इससे बचने के लिए जो काम होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, इट वाज पार्ट ऑफ द नेशनल वाटर काउंसिल। 5 ये हो गए जी। छठे नंबर के ऊपर आप जो है वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस, चीफ मिनिस्टर्स फॉर ऑफ ऑल प्रोविंसेस, यानी 4 ये बंदे हो गए। 7वें नंबर पर 1 मिनिस्टर ईच फ्रॉम ईच प्रोविंस, 1 मिनिस्टर ईच फ्रॉम ईच प्रोविंस, यानी हर प्रोविंस से एक एक मिनिस्टर जो है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी 4 बंदे आपके पास ये आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास दूसरे लोग, अदर पीपल पार्ट ऑफ इट। 5 प्राइवेट सेक्टर, 5 प्राइवेट सेक्टर आपके पास मेंबर्स, 5 private sector members from water related disciplines, 5 private sector members from water related disciplines, ये इसके अंदर जो है शामिल होंगे, और एक जनाब इसके अंदर सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के। ये टोटल मिला के आपके पास 19 बंदे बनते हैं जी। तो मेंबर्स की समझ नहीं आई, किसी की समझ नहीं आई मेंबर्स? क्वेश्चन क्या है, मतलब मेंबर्स की किस पॉइंट की समझ नहीं आ रही? लास्ट वन मैंने बताया सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लास्ट वन आपको मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के, वो शामिल होंगे। ये सब मेंबर्स मुझे क्वेश्चन अभी तक समझ आया, क्या कह रहे हैं कि सब मेंबर्स क्या करते हैं, चलाते हैं एनडब्ल्यूएफ नेशनल वाटर काउंसिल को? हाँ जी, यही समझ लें, ये सारे मेंबर्स चलाते हैं नेशनल वाटर काउंसिल को। दे आर द मेंबर्स ऑफ द नेशनल वाटर काउंसिल, और इन ये मौजूदगी है कि ये मौजूद होंगे नेशनल वाटर काउंसिल के अंदर, और कोई भी जो आपने एक्शन लेना है, कोई भी चीज फाइनलाइज करनी है, कोई चीज अप्रूव करनी है, कोई भी चीज आपने जो है वो किसी चीज के बारे में फाइनल करनी है, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपने कोई चीज ऑर्डर करनी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में कोई चीज आपके पास आनी चाहिए, एनी वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट, एनी वाटर रिलेटेड इशू दैट टेक्स प्लेस इन पाकिस्तान एट द नेशनल लेवल, अगर उसके ऊपर कोई
मीटिंग की जरूरत है, उस पर किसी एक्शन की जरूरत है, तो एक्शन के लिए ये पूरी की पूरी काउंसिल बनाई गई है जो कि उस पर एक्शन लेगी। कि यानी कि कोई वाटर रिलेटेड आपके पास कोई डिस्प्यूट आ जाता है, उस पर कोई आपने फाइनेंस को ऑर्डर करना है कि आपने फॉर एग्जांपल डैम के लिए आपको फंडिंग स्टार्ट करनी है, तो वो आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो उसको ऑर्डर करेंगे, नेशनल वाटर काउंसिल इसका अप्रूवल देगी, वो काम शुरू हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मसला है कि अच्छा जी लाइनिंग ऑफ कैनाल्स कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे होगी, प्लानिंग कैसे होगा, उसके लिए वो मिनिस्टर मौजूद है, वो सारे के सारे बैठेंगे इसके अंदर। इसके अंदर चारों चीफ मिनिस्टर्स को इसलिए शामिल किया गया है कि चारों चीफ मिनिस्टर्स बैठ के ये इस पे एग्री करें कि ये ना हो कि जनाब आपने काम शुरू किया तो उस पर फिर पंजाब ने रौला डालना शुरू कर दिया, पंजाब के बाद सिंध उस पर नाराज हो गया या एनडब्ल्यूएफपी नाराज हो गया। ये सारे के सारे जो हैं बैठकर इसको फैसला करेंगे, इस पे एक्शन लेंगे। इसमें कोई भी चीज आपने जो है वो ऑर्डर जारी करना है वो ऑर्डर देंगे। ओवरऑल पूरे के पूरे सारी के सारी चीजों को ओवरसी करेंगे। वाटर रिलेटेड जितने भी हमारे पास इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वाटर रिलेटेड आपके पास कोई ऐसे एक्शन लेने वाले हैं, उसको ओवरसी करेंगे ये सारे की सारी वाटर आपके पास काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ओवरऑल वो उसको ओवरसी करेगी सारा का सारा। ये आपके पास नेशनल वाटर काउंसिल जो है वो क्रिएट कर दी गई। अब आप देखिए ना 19 बंदे टोटल इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं जी। आमना का क्वेश्चन है, जरा अनम्यूट कीजिएगा। एक प्राइम मिनिस्टर है, ये 5 आपके पास फेडरल मिनिस्टर्स तक आ गए, 5 लोग ये हो गए, 4 आपके पास चीफ मिनिस्टर्स हो गए, 4 चीफ मिनिस्टर्स हो गए, यानी आपके पास ये 9 लोग हो गए। एक मिनिस्टर आपके पास आ गया, 13 लोग हो गए, 5 प्राइवेट सेक्टर से हो गए 18 और 1 सेक्रेटरी। ये टोटल आपके पास 19 मेंबर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। ये आपके पास सारे के सारे जी जी क्वेश्चन जी क्या उनका क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। अच्छा क्लियर हो गया, चलिए ठीक। ये हमारे पास टोटल जो है वो 19 मेंबर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे के सारे टोटल रिलेटेड टू द एंटायर सिनेरियो ऑफ नेशनल वाटर काउंसिल जो है उसके तौर एग्जिस्ट करते हैं। करंट सिनेरियो क्या है नेशनल वाटर काउंसिल का? नेशनल वाटर काउंसिल का सिनेरियो ये है कि इसकी अभी तक 2 मीटिंग्स हो चुकी हुई आफ्टर 2018 के बाद से 2 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन जब से कोविड का मसला चल रहा है, कोविड की वजह से अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई नेशनल वाटर काउंसिल की, क्योंकि सारे के सारे आपको पता है पूरा पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट की जो नेशनल लेवल की जो आपके पास पॉलिसीज हैं वो भी ज्यादातर फोकस कर रही हैं कोविड के ऊपर, और जो हमारे पास प्रोविंशियल जो लोग हैं वो भी जो मिनिस्टर्स हैं या आपके पास चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी सारे के सारे फोकस कर रहे हैं कोविड के ऊपर। तो कोविड की वजह से अभी तक कोई इसकी मीटिंग नहीं हुई। वैसे ओवरऑल अभी तक इसकी 2 मीटिंग्स हुई हैं। और ये जो आपके पास ये जो फाइनल हुआ था दियामीर भाषा डैम का जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट फाइनल हुआ और इसके अंदर आपने फिर फैसला किया कि उसको आपने स्टार्ट करना है, वो भी नेशनल वाटर काउंसिल की मीटिंग के अंदर ही फिर आपने उसको अप्रूव किया था कि जनाब ये हम स्टार्ट करेंगे, और उसको FWO को और वापडा को और इन बाकी इदारों को फिर आपने जो है वो ठेका इसका फाइनल किया कि ये ठेका जो एग्जिस्ट करेगा। तो मीटिंग नेशनल वाटर काउंसिल की मीटिंग नहीं, उसका सारा अप्रूवल हुआ था। तो ओवरऑल वैसे अभी तक इसकी सिर्फ 2 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड जो है वो अल्टीमेटली जो है वो अभी तक इसका कोई काम एक्स्ट्रा, मतलब कोविड के दिनों के अंदर कोई काम इन्होंने अभी तक एक्स्ट्रा नहीं किया। ये काउंसिल कब बनाई गई जी? इसी के साथ ही बनाई गई। मैं बताया आपको कि ये आपके पास जो नेशनल वाटर आपने जो है वो पॉलिसी बनाई, नेशनल वाटर पॉलिसी जब आपने बनाई 24 अप्रैल 2018 को, तो 24 अप्रैल की वजह से वहीं पर आपने सारे का सारा प्लान फाइनल कर लिया था। उसी के अंदर ही नेशनल वाटर कमीशन भी काउंसिल भी बन गया, उसी के अंदर सारे प्लानिंग प्रिंसिपल्स भी बन गए, सब कुछ कंप्लीट हुआ है। तो उसको हम कलेक्टिवली नेशनल वाटर पॉलिसी कहते हैं ना, उसी के अंदर नेशनल वाटर पॉलिसी भी एग्जिस्ट करती है जी। ये 2018 के अंदर मैंने आपको मेरे ख्याल में बात लिखी है, 2-4 दफा मेंशन हुई है। 24 अप्रैल 2018 ये नेशनल वाटर आपके पास जो पॉलिसी है, नेशनल वाटर पॉलिसी, ये हमारे पास फाइनल हुई थी। इस नेशनल वाटर पॉलिसी के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है फाइनल हुई जी। जी हसन को अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर इसमें ये जो हम इसमें पॉलिसी बनाई गई थी सर, हम हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसीज बन रही हैं सर, हम मॉडर्न टेक्निक्स पे क्यों नहीं जा रहे पानी को बचाने के लिए? लाइक जैसा कि हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं सिटीज से, लाइक जो अभी जो बड़ी हमारे पास हाउसिंग सोसाइटीज हैं, अब वहाँ से इनिशिएटिव लें, और इस तरह कम से कम एटलीस्ट बड़े सिटीज चले। ठीक होता है सर, जो छोटे शहर हैं लाइक जैसे हमारा एरिया चकवाल का एरिया है, यहाँ पे हमारी पानी का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत कम है। बट आप पिंडी में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, तो उनको पानी प्रोवाइड करने के लिए आपको डैम का सहारा लेना पड़ता है। लाइक खानपुर का सिमली डैम
डैम का, रावल लेक का। तो सर हम उस पानी को जब हम शहरों के अंदर ला रहे हैं, तो सर क्यों ना हम एक हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक गवर्नमेंट लेवल पे एक पॉलिसी स्टार्ट करे कि हर घर को 2 वाटर सप्लाई दी जाएंगी। एक वो पानी जो कि साफ होगा पीने के लिए, उसमें सिर्फ पीने के लिए पानी दिया जाए, और जो दूसरा पानी की वाटर लाइन है वो प्रोसेस्ड वाटर होना चाहिए। वो आपके लिए गाड़ियों के इस्तेमाल होगा, गाड़ी धोने के लिए, ये आपके कपड़े धोने के लिए, या वैसे घर के इसके अलावा जो मुख्तलिफ चीजें। क्योंकि सर आप अभी आपने स्टार्ट भी एग्जाम्पल दी थी कि हमने एक जोड़ा धोना होता है तो 4 बाल्टियां हम जो है ना पानी की बहा देते हैं। तो सर क्यों ना, और वो जो है वो पेड होना चाहिए। तो इससे ये एक तो हमें रेवेन्यू भी आता रहेगा और उसका खर्चा भी निकलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट में थोड़ा सा उसका एक्सपेंडिचर है, बट क्यों ना हम एटलीस्ट शहरों से स्टार्ट किया जाए। इस तरफ हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रही इन पॉलिसीज के ऊपर? सारी बातें मैंने आपकी समझ ली, इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अभी तो प्लानिंग प्रिंसिपल्स में हमारे पास सिर्फ 5 या 6 प्लानिंग प्रिंसिपल्स हमने फाइनल किए हैं। अगला प्लानिंग प्रिंसिपल जो हमने इसके अंदर फाइनल करना है, जो हुआ है, उसके अंदर वाटर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। वाटर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो प्रोसेस होगा, यानी जो आप एक्स्ट्रा जो पंप्स लगा लेते हैं लोग अपने घरों के अंदर, वो एक्स्ट्रा पंप्स जो हैं उनको मना कर दिया गया है। एक्सपेंड होना चाहिए सर। वो नहीं जी, वो नहीं लगा सकते उसको। ये फाइनल कर लिया उन्होंने प्लानिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। मैं उसी के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि प्लानिंग प्रिंसिपल्स के अंदर जो नेक्स्ट चीज फाइनल हुई है वो यही हुई है